बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने अपनी साबका डायरी और वर्कबुक पर अपना काम सफाई के साथ कर लिया होगा और साथ में जायज़ा नंबर 6 भी अपनी टेस्ट फाइल्स के ऊपर कर लिया होगा। तो आइए बेटा, अब हम 17 अगस्त बरोज़ पीर वीडियो नंबर 22 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, वीडियो नंबर 22 में हमने फ़िक्रात की इस्लाह प्लस कहानियाँ पढ़नी। कहानियों में आपने मॉडल नंबर 1 की कहानी पहले आपने पढ़ ली है। आज हम मॉडल नंबर 2 और तख्लीकी नंबर 1 और 2 करेंगे। जी, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? फ़िक्रात की इस्लाह। तो बेटा, इसके लिए आपको याद है कि आपने 1 ta 15 पहले पढ़ लिए हैं और उसकी मश्क नंबर 1 ta 3 भी आपने कर ली है। आज हम पढ़ेंगे 16 ta 30 और मश्क नंबर 4 ta 6 करेंगे। तो इसके लिए बेटा अपनी किताब अपनी बुक का सफ़ा नंबर 67 ओपन करें। जी बेटा, 16 पे है। सबसे पहले आपका जो लफ्ज़ है वो है बेफजूल। बेफजूल और दुरुस्त क्या है आपका? फजूल। फजूल लफ्ज़ ही फजूल है, फालतू है, तो उसके साथ बे नहीं लगता। आगे है 17 है बमा। बमा नहीं लिखा जाता। हम जब भी लगाते हैं माँ लगाते हैं, माँ का मीनिंग होता है अमरा या साथ। नंबर 18 पे है नज़र करना और इसका दुरुस्त क्या है? नज़र करना। ये मुतशाबा अल्फाज हैं, यानी बोलने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन इनकी इमला अलग अलग है। अब अगर हम खाली नज़र को देखें तो इस नज़र का मतलब होता है बिनाई, बसारत, आँख जिससे हम देखते हैं। अब लफ्ज़ है नज़र करना, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इशारा करना, तवज्जो करना, ठीक है। और दूसरा नज़र करना क्या है? पेश करना। मैं ये तोहफ़ा आपकी नज़र करता हूँ, ये मैं फूल आपकी नज़र करता हूँ, ये आपको पेश करता हूँ। क्लियर हो गया दोनों का मीनिंग। अब आगे चलते हैं 19 पे। 19 पे क्या है? ठिकाना। नून है ना नहीं आता ठिकाना में, ये गलत इमला है। नून अलिफ ना आता है ठिकाना में और इसका मीनिंग क्या है? जगह या मुकाम। आगे देखिए नंबर 20 पे है नाते और दूसरा दुरुस्त क्या है? नाते। अब वहाँ पर पहले में तोय से दिया हुआ है और दूसरे में ते से दिया हुआ है, यानी यहाँ पे इमला की मिस्टेक है, इमला की गलती है। 21 पे देखिए आप दवाई। दवाई नहीं होता, दवा होता है। दवाई हम अक्सर बोलते हैं ना, आपने अपनी दवाई ले ली है, दवाई का लफ्ज़ गलत है, आपने अपनी दवा ले ली है, यूँ बोलना चाहिए। नंबर 22 पे नकल मारना। नहीं, नकल मारना नहीं होता, नकल करना। आप नकल मारते हैं क्या? जैसे कागज़ को उठा के आपने मार दिया, ऐसे तो नहीं होता। नकल तो की जाती है, आप एक दूसरे की नकल करते हैं, मारते तो नहीं है ना, इसीलिए नकल मारना नहीं होता, नकल करना होता है। नंबर 23 पे देखिए दिन ब दिन। दिन ब दिन नहीं होता, रोज़ ब रोज़ होता है। आगे है 24 पे 10 रुपये की दही दे दो। दही मुज़क्कर है, 10 रुपये का दही दे दो। हो गया क्लियर। आगे देखिए 25 पे है शोर डालना। शोर डालना नहीं होता, शोर करना। क्या आप कूड़ा डस्टबिन में डाल रहे हैं, कोई रैपर डाल रहे हैं, कोई चीज़ डाल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इसी तरीके से है शोर किसी आप चीज़ में डाल तो नहीं रहे, आप शोर कर रहे हैं, तो शोर डाला नहीं जाता, शोर किया जाता है। अगर आप आगे आप देखें 26 पर है ज़मीन व आसमां। ज़मीन व आसमान नहीं होता, ज़मीन आसमान होता है, ज़मीन आसमान होता है। बात समझ में आ रही है? ज़मीन व आसमान नहीं होता, ज़मीन आसमान होता है। आगे देखें 27 पे हलीम। हलीम क्या होता है? इसका मीनिंग कहते हैं नरम, मुलायम, मुतहम्मिल मिजाज। ये होता है दलीम, जिसको आप दलीम कहते हैं, खाने वाली, ये जो हम लोग खाते हैं, ये वो दलीम है। 28 पे इस कलम का नोक ख़राब है। कलम क्या है? कलम का नोक नहीं है, कलम की नोक ख़राब है, तो का नहीं आएगा यहाँ पर, इस कलम की नोक ख़राब है।
आगे है 29 पे, उर्दू की लुगत। लुगत किसको बोलते हैं? डिक्शनरी को इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं। की लुगत नहीं होता, उर्दू का लुगत होता है। अब नंबर 30 पर देखिए, दरख्वास्त कबूल करना। इसका सही क्या होगा? दरख्वास्त मंजूर करना। आप किसी को दावत दे रहे हैं जो आप कबूल करवा रहे हैं? नहीं, दरख्वास्त कबूल नहीं की जाती, दरख्वास्त को मंजूर करवाया जाता है। बात समझ में आ रही है? दावत को कबूल किया जाता है, दरख्वास्त मंजूर करवाई जाती है। अब यह हमने बच्चों 16 ता 30 फ़िक्रात की इस्लाह पढ़ी। अब हम इसकी मश्क करेंगे जी। मश्क नंबर 4 देखें। अब आप इसमें क्या है? दर्ज जुमलों की इस्लाह करें। नंबर 1, उस्मान ने 20 रुपये की दही खरीदी। दही पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि दही मुज़क्कर है, जो है मुज़क्कर है, मुन्नस नहीं है। उस्मान ने 20 रुपये का दही खरीदा। नंबर 2, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। दिन ब दिन नहीं, रोज़ बरोज़, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है। नंबर 3, हमने आज हलीम खाई। नहीं, हमने आज दलीम खाई। नंबर 4, इम्तहानात में नकल मारना अच्छी बात नहीं। इम्तहानात में नकल करना अच्छी बात नहीं। नंबर 5, अली हर वक्त बेफजूल बातें करता है। अली हर वक्त फजूल बातें करता है। लिसन बच्चों, एक बात जहन नशीन कर लें आप। अब ये फ़िक्रात की इस्लाह है। अब यहाँ पे आप अगर अलामत ख़त्मा नहीं लगाते तो तब भी आपकी मिस्टेक होगी, गलती होगी और नंबर आपके कट जाएंगे। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अगर सवालिया जुमला है तो सवालिया जुमला के आगे आप सवालिया निशान डालेंगे। अगर दूसरा जुमला सादा जुमला है तो अलामत ख़त्मा लगेगा। अब यहाँ पर भी देखिए, अगर आप पूरा जुमला लिख रहे हैं लेकिन एंड में अलामत ख़त्मा नहीं लगाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा। आई बात? टोटली अगर गलत नहीं भी है तो आपके 0.5 का है तो 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे और 1 नंबर का है तो 0.5 डिडक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो जब फ़िक्रात की इस्लाह हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जुमले को आपने पूरे तरीके से देखना है कि इसमें कोई मिस्टेक, मुज़क्कर मुअन्नस की मिस्टेक तो नहीं है। कहीं पे इसका हमने अलामत ख़त्मा लगना था तो हमने सवालिया तो नहीं लगा दिया। अगर सवालिया लग रहा है तो हमने अलामत ख़त्मा तो नहीं लगा दिया। इन चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से इनको ज़हन नशीन करना है जी। मश्क नंबर 5, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त फ़िक्रात से मिलाएं। कॉलम अलिफ में आपके पास गलत फ़िक्रात दिए हुए, गलत अल्फाज दिए हुए और कॉलम बे में दुरुस्त। आपने इनको मैच करना है आपस में। और हर बार बताती हूँ आपको कि आपने मैचिंग स्केल रख के पेन के साथ करनी है, पेंसिल के साथ नहीं करनी और जिगजैग भी नहीं करना। नंबर 1 है दवाई। दवाई को आप मिलाएंगे दवा के साथ। नंबर 2 है आपके पास नज़र करना। इसको दूसरे नज़र करना के साथ आप मिलाएंगे। आपको मैंने बताया है कि ये नज़र करना मुतशाबह अल्फाज हैं, ये बोलने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों की इमला मुख्तलिफ है। नंबर 3 पे है बमा, इसको आप बिल्कुल सामने माह के साथ मिलाएंगे। नंबर 4 पे है नाते, इसको ऊपर ते बड़िए ते के साथ मिलाएंगे, नाते के साथ। और नंबर 5 पे है ठिकाना, नून है ना ठिकाना है, इसको नून अलिफ ना के ठिकाने के साथ मिलाएंगे। ये मश्क नंबर 5 थी। अब मश्क नंबर 6 की तरफ आइए। मश्क नंबर 6 में क्या है? दर्जैल फ़िक्रात में से दुरुस्त को दुरुस्त कालम में और गलत को गलत कालम में लिखें। यानी आपके पास फ़िक्रात का कालम दिया हुआ है, एक दूसरा कालम आपके पास है दुरुस्त फ़िक्रात का और तीसरा कालम है आपके पास गलत फ़िक्रात का। आपने क्या करना है कि जो गलत फ़िक्रात हैं उनको गलत फ़िक्रात के कालम में लिखना है और जो दुरुस्त फ़िक्रात हैं उनको दुरुस्त के कालम में आपने लिखना है। नंबर 1, दुरुस्त। दरख्वास्त कबूल करना। दरख्वास्त कबूल तो नहीं की जाती, दरख्वास्त तो मंजूर की जाती है, तो ये क्या होगा? गलत। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? गलत फ़िक्रात के कालम में, दरख्वास्त कबूल करना। नंबर 2 है उर्दू का लुगत, ये हमारे पास दुरुस्त है, इसको हम दुरुस्त फ़िक्रात के कालम में लिखेंगे। नंबर 3 है इस कलम का नोक ख़राब है। कलम का नोक तो नहीं होता ना, कलम की नोक होती है, तो ये हमारे पास गलत फ़िक्रा है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? गलत फ़िक्रात के कालम में।
नंबर 4 है हमारे पास ज़मीन व आसमान। ज़मीन व आसमान तो नहीं होता, क्या होता है, ज़मीन आसमान होता है, तो ये है गलत, तो हम इसको गलत फ़िक्रात के कॉलम में लिखेंगे। नंबर 5 है हमारे पास शोर करना। शोर करना क्या है हमारे पास, दुरुस्त है, इसको हम दुरुस्त फ़िक्रात में लिखेंगे। जी बेटा, ये हमने गलत फ़िक्रात की इस्लाह 16 था 30 पढ़े और उसके बाद उसकी मश्क नंबर 4, 5 और 6 की। अब बेटा आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको वर्कबुक पर काम करवाया है, आपने नीट एंड क्लीन इसी तरीके से वर्कबुक के ऊपर करना है। और वर्कबुक के ऊपर करने के बाद आपने इसको याद करना है, और याद करने के बाद आपने इसकी तहरीरी मश्क रफ़ रजिस्टर पर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा वीडियो नंबर 22 के दूसरे में हिस्से में हम कहानी मॉडल नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 111 खोलें। जी, सबसे पहले आप ऊपर लिखें तारीख़ 11 अगस्त 2020, दिन पीर। इससे पहले कि कहानी का आगाज़ करें, सबसे पहले मेरी एक बात नोट कर लें। आप अपनी किताब के ऊपर देखिए, आपकी कहानी का उन्वान दिया हुआ है ऐसे को तैसा। बात समझ में आ रही है? आपकी कहानी का जो उन्वान है ऐसे को तैसा है। आप इसको काटें, पहले मार्कर के साथ काट के इसके ऊपर लिखिए आप जिसका काम इसी को साजे। बात समझ में आ रही है? आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मैंने आपकी कहानी का जो उन्वान है ऐसे को तैसा है, इसको काटा हुआ है। आप भी इसी तरीके से काट दें और ऊपर लिखें जिसका काम इसी को साजे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? आपकी कहानी का उन्वान वही है जो आपकी कहानी का नतीजा है, यानी आपकी कहानी का नतीजा है जिसका काम इसी को साजे, और आपकी कहानी का उन्वान भी वही होगा जो आपकी नतीजे का है। ठीक है, कहानी के नतीजे का है। उन्वान क्या है, जिसका काम इसी को साजे। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपको समझ में अगर नहीं आई तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। आप अपनी कहानी का जो उन्वान है ऐसे को तैसा, इसको काटें। आपकी कहानी का जो नतीजा है जिसका काम इसी को साजे, वही आपकी कहानी का उन्वान भी है। आगे बात समझ में? अब कहानी का आगाज़ करते हैं। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी, हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। क्या कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम था और धूप शिद्दत की थी, यानी शदीद किस्म की धूप थी। शिद्दत किसे कहते हैं? ज़्यादती को, कसरत को। कह रहे हैं कि धूप शदीद थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से आग बरस रही है। एक बड़े जंगल के किनारे एक बड़ का दरख्त शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था। यानी बड़ एक दरख्त है, बड़े ये चौड़े पत्तों वाला एक दरख्त होता है। ठीक है, एक बड़े जंगल के किनारे एक दरख्त था। कौन सा वाला? बड़ का दरख्त था। शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था, यानी वो इतना घना दरख्त था कि इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी और पत्ते चूँकि चौड़े थे और वो भी शाखों के साथ दूर दूर तक फैले हुए थे, और ऐसे लग रहा था जैसे एक छतरी है। ठीक है ना? इसकी घनी छाँव में एक बड़ी लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ़ था। यानी ये दरख्त बहुत बड़ा था और इसकी छाँव भी बहुत दूर दूर तक फैली थी, जाहिर सी बात है। तो इसकी घनी छाँव में एक बड़े बड़े के कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है। लकड़ी बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ़ था। लठ किसको कहते हैं? मोटी लकड़ी को। लठ चीरने में मसरूफ़ था यानी मगन था। वो अपने काम में इस कदर मशगूल था यानी मसरूफ़ था कि इस बड़ की छाँव के सिवा किसी तरफ ख्याल नहीं किया था। यानी वो बड़ई अपने काम में इस कदर मसरूफ़ था कि उसे अपने काम के अलावा इधर उधर देखने का होश नहीं था। वो सिर्फ इस दरख्त की घनी छाँव में बैठकर लकड़ी चीर रहा था, आगे पीछे का ध्यान नहीं रख रहा था। बड़ के ऊपर एक बंदर भी रहा करता था और बड़ी तवज्जो से बड़ई को लकड़ी चीरते देखा करता था। इसे बड़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बड़ई चला जाए और वो लकड़ी चीरने के लिए लठ पर बैठ जाए और बड़ई बनकर लकड़ी चीरे। यानी जिस दरख्त के नीचे बड़ई बैठकर लकड़ियाँ चीरा करता था, उसी दरख्त के ऊपर एक बंदर भी रहता था जो रोज़ बड़ई को उस दरख्त के नीचे लकड़ियाँ काटते हुए देखता, चीरते हुए देखता था
और उसको बढ़ई का ये काम इतना ज़्यादा पसंद था कि वो चाहता था कि बढ़ई चला जाए और बढ़ई की जगह ये बैठकर लकड़ियाँ चीरे, जिस तरीके से बढ़ई चीरता है। बढ़ई अक्सर लकड़ियाँ चीरते वक्त लकड़ी की दर्ज में एक पच्चर ठोंक लिया करता था। बंदर ने ये सारा खेल देखा और मौके की तलाश में रहने लगा। पच्चर किसे बोलते हैं? पच्चर बोलते हैं लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा जो लकड़ी को चीरते वक्त दर्ज खुली रखने के लिए डाला जाता है। यानी जब आप मोटी लकड़ी चीर रहे हैं, आपको बताया लठ मोटी लकड़ी होती है, जब आप लकड़ी चीर रहे हैं तो एक दफ़ा जब चीरेंगे तो जब आपका वो कुल्हाड़ा निकलेगा जिससे भी आप चीर रहे हैं तो फिर दोबारा से जुड़ जाएगा। तो जब आप थोड़ा सा चीर लेते हैं तो एक लकड़ी का पीस उसके बीच में रख देते हैं ताकि वो दोबारा से आपस में जुड़े ना, उसको बोलते हैं पच्चर। ठीक है, पच्चर ठोंक लिया करता था। बंदर ने ये सारा खेल देखा और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन बढ़ई किसी हाजत के लिए लड़ से उठा। हाजत, ज़रूरत। आरी और पच्चर अपनी अपनी जगह छोड़े और खुद चला गया। बंदर ने देखा, मौका पाया, दरख्त से उतरा, लठ पर आ बैठा और इधर उधर देखकर लकड़ी की दर्ज की पिक्चर के साथ खेलने लगा। दर्ज किसको कहते हैं? दर्ज बोलते हैं शिगाफ, दरार। यानी वो दराज है, वो पहली दफ़ा आप मारते हैं कुल्हाड़ा तो वो जो मोटी लकड़ी को पहली दफ़ा चीरा जाता है ना, तो जो शिगाफ पड़ जाता है ना, उसको बोलते हैं दर्ज। फिर उसी दर्ज के अंदर जो है वो पच्चर टोंकी जाती है जो छोटी लकड़ी होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या कह रहे हैं कि एक दिन बढ़ई ने क्या किया कि वो लकड़ियाँ काट रहा था और बंदर लकड़ियाँ चीर रहा था। तो बंदर ये सारा खेल देख रहा था और मौके की तलाश में था कि ये बढ़ई जाए और वो बढ़ई वाला काम करे। एक दिन बढ़ई किसी ज़रूरत के लिए लट से उठा और उसने क्या किया, आरी और पच्चर अपनी अपनी जगह छोड़ दी और ख़ुद चला गया। यानी अपना जो सामान उसने रखा हुआ था लकड़ी काम करने के लिए वो वहीं पे रखा और ख़ुद किसी ज़रूरी काम से चला गया। बंदर ने देखा, मौका पाया, दरख्त से उतरा, लटपट आ बैठा और इधर उधर देखकर लकड़ी की दर्ज की पिक्चर के साथ खेलने लगा। ज़ोर लगाया और इसे हिलाता रहा। हिलते हिलते आखिर पिक्चर दर्ज से निकल आई और दर्ज बंद हो गई। क्या कह रहे हैं कि जब बताया ना आपको कि जब वो मोटी लकड़ी को चीर रहा था, चीरते वक्त उसने उस दर्ज के अंदर वो पिक्चर ठोंक दी। बंदर नीचे आया तो वो जो वो पिक्चर जो उस दर्ज के अंदर डली हुई थी वो उसने उसके साथ खेलने लगा। ठीक है, और जो खेलता रहा उसको हिलाता रहा तो हिलते हिलते आखिर पिक्चर दर्ज से निकल आई। पच्चर जो उसके डला हुआ था वो उस दर्ज में से निकल आया। यानी जो लकड़ी का पीस उसने डाला हुआ था बढ़ई ने, वो उसमें से निकल आया और वो दर्ज बंद हो गई। इसके साथ ही बंदर का हाथ दर्ज में आकर फंस गया। बतेरा चीखा, चलाया, तड़पा, मगर ऐसा फंसा कि निकल ना सका। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दर्ज बंद हुई है तो बंदर का हाथ उसके अंदर आ गया। जाहिर सी बात है, उसने चीरने के लिए कि दोबारा आपस में जोड़े ना, तो उसने लकड़ी का पीस बीच में रख दिया था। तो वो बंदर उसके साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो लकड़ी का पीस जो है वो बाहर निकल आया और बंदर का हाथ जो है उसके अंदर फंस गया। जाहिर सी बात, जब उसका बंदर का हाथ फंसा, उसको तकलीफ़ हुई। वो बतेरा चीखा, चलाया, तड़पा कि ये हाथ निकल जाए बाहर, लेकिन नहीं निकला। वो फंस चुका था इतना कि वो नहीं निकला और इसी दर्द की शिद्दत और चीखते चलाते वो बेहोश हो गया। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा हुआ आया। बंदर को बेहिस्सो हरकत पड़े पाया। बेहिस्सो हरकत, बेहरकत, साकन जिसमें जान ना रही हो, हरकत में ना हो। जल्दी से पच्चर उठाई और लकड़ी की दर्ज में ठोंक दी। यानी वो पच्चर जो उसने बनाई थी, जो उसने दर्ज के अंदर डाली थी, वो दोबारा से पच्चर उठाई और उस दर्ज के अंदर डाली। दर्ज खुली तो बंदर फिर भी ना हिला। यानी जब उसने दर्ज को खोला और वो पच्चर बीच में दोबारा लगाई
और बंदर का हाथ बाहर निकाला, लेकिन बंदर फिर भी नहीं हिला। बढ़ई ने देखा वो तो मर चुका था। इसे दर्द की कैद से निकाल कर अलग फेंका और गुस्से से कहने लगा, बेवकूफ़ तो बंदर था, बढ़ई बनने की आरजू में जान से हाथ धो बैठा। आरजू तमन्ना ख्वाहिश। कह रहे हैं बढ़ई ने क्या किया कि उसमें से उसका हाथ बाहर निकाला और उसे हिलाया जुलाया, वो हिला नहीं। जब उसने देखा वो तो मर चुका था, फिर उसने उसे उधर से निकाल के और दूर फेंक दिया और गुस्से में कहने लगा कि ये बंदर बेवकूफ़ था, इसने मेरी नकल की और बड़े बनने के चक्करों में उसने क्या किए है, अपनी जान से हाथ धो बैठा है। नतीजा, जिसका काम इसी को साजे। जी बेटा, ये हमने कहानी मॉडल नंबर 2 पढ़ी, जिसका काम इसी को साजे। आपने क्या करना है, इसे अब याद करना है और याद करने के बाद इसकी तहरीरी मश्क रफ रजिस्टर पर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा, वीडियो नंबर 22 के तीसरे हिस्से में हम कहानी करेंगे, तख्लीकी नंबर 1। इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 112 खोलें। जी बेटा, अपनी किताब पर देखें और सबसे पहले आप तारीख लिखें 17 अगस्त 2020, दिन पी। कहानी आपकी कौन सी है? लालच की सज़ा। बेटा, आप अपनी किताब पर देखें, आपके पास कहानी दी हुई है। कहानी में पहला पैरा आपको दिया हुआ है और दूसरा पैरा आपने खुद से लिखना है और इसके लिए आपकी किताब में इमदादी नुकात भी मौजूद हैं। यानी कहानी आधी आपको दी हुई है, लिखी हुई है, और आधी आपने खुद से लिखनी है। कहानी का स्टार्ट में आपको पढ़ा देती हूँ और समझा देती हूँ, और इसके बाद नीचे जो कहानी है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। इसके बाद आपने उसको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। जी बेटा, तो आगाज़ करते हैं हम कहानी का। एक दफ़ा 3 दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। चलते चलते वो एक शहर के करीब जा पहुँचे। मुसलसल सफ़र करने की वजह से वो बहुत थक गए। एक दफ़ा 3 दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। 3 दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं कि वो तीनों इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। चलते चलते वो एक शहर के करीब जा पहुँचे। मुसलसल यानी लगातार सफ़र करने की वजह से वो बहुत थक गए, इसलिए एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। दरख्त के करीब इन्हें एक थैली पड़ी नज़र आई। इनमें से एक ने वो थैली फ़ौरन उठा ली। उन्होंने जब खोल कर देखा तो इनकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो थैली अशरफियों से भरी हुई थी। इसी असना में इन्हें भूख महसूस होने लगी। एक दोस्त खाना लेने चला गया। बाकी 2 दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने तीसरे दोस्त को जो खाना लेने गया है कत्ल कर दें तो ये दौलत हम दोनों बराबर तकसीम कर सकते हैं। पहला पैरा आपको दिया हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया। मैं बता देती हूँ इसमें क्या है कि 3 दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे और चलते चलते जब वो बहुत थक गए, उस वक्त वो एक शहर के करीब पहुँचे थे। तो अपनी थकावट को ख़त्म करने के लिए वो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। जिस दरख्त के नीचे वो बैठे थे वहाँ पर उन्हें करीब में एक थैली नज़र आई। इनमें से एक ने वो थैली फ़ौरन उठा ली और जब उन्होंने इसको खोलकर देखा तो वो खुशी से उन्हें बहुत खुशी हुई और उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही, क्योंकि वो थैली अशरफियों से भरी हुई थी। और इसी खुशी में उन्हें भूख भी महसूस होने लगी, क्योंकि वो सफ़र करके थके हुए थे और भूख भी उनको लगने लग गई। एक दोस्त खाना लेने चले गए। 3 दोस्त थे। 3 दोस्तों में से एक जो है खाना लेने के लिए चला गया और पीछे 2 रह गए। उन दोनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि हम तीसरे दोस्त को जो खाना लेने गया है कत्ल कर दें तो ये दौलत हम दोनों बराबर तकसीम कर सकते हैं। ये कहानी का स्टार्ट था। अब आगे नीचे देखिए, आपके किताब के ऊपर नीचे जगह खाली दी और सबसे नीचे आपके दिया हुआ नतीजा, लालच बुरी बला है, लालच की सज़ा मिलकर रहती है। यानी आपको स्टार्ट भी दे दिया है, आगाज़ जो है कहानी का वो भी दिया हुआ और नीचे आपको नतीजा भी दे दिए हैं। अब नीचे आपके पास ये हैं इमदादी नुकात। अब इन इमदादी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस पैराग्राफ में कहानी को मुकम्मल करना है। आपने इनको
तरतीब से, जिस तरतीब से इमदादी नुकात दिए गए हैं उसी तरतीब से अगर आप कहानी को लिखेंगे तो आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। पहला क्या है, खाने में जहर मिला दिया। दूसरा क्या है, दोनों ने इसे कत्ल कर दिया। तीसरा क्या है, खाना खाया। चौथा क्या है, दोनों मर गए। पांचवा नुक्ता है हमारे पास, थैली पड़ी रह गई। नंबर 6, लालच ने तीनों की जान ले ली। कहाँ तक था कि तीन दोस्त थे, 3 दोस्तों में से एक दोस्त खाना लेने चला गया और 2 दोस्त जो पीछे रह गए थे उन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि हम उस दोस्त को जो खाना लेने के लिए गया है उसको हम कत्ल कर देंगे, और चूँकि अगर वो हुआ तो हमने इस थैली के अंदर जितनी भी अशरफियाँ हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम होंगी, और अगर हम उसको मार देंगे, उसको कत्ल कर देंगे तो फिर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा अशरफियाँ हो जाएंगी। दोनों ने ये मंसूबा बना लिया था। अब जो दोस्त खाना लेने गया था उसने सोचा कि मैं खाना लेके जाऊंगा और मैं खाने के अंदर जहर मिला देता हूँ। जब वो मेरे दोस्त खाना खाएंगे और ये जहरीला खाना जब वो खा चुकेंगे तो वो मर जाएंगे और वो थैली जो अशरफियों से भरी हुई है वो पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। जब वो खाना लेकर, यानी तीसरा दोस्त जब खाना लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो दोनों दोस्तों ने पहले से मंसूबा बनाया हुआ था कि वो पहुंचेगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे। जैसे वो खाना लेके आया दोनों दोस्त उस पर झपट पड़े और दोनों ने उसे मार दिया, और मारने के बाद फिर खाना खोला और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो दोनों भी मर गए क्योंकि खाने के अंदर जहर मौजूद था। इस तरह थैली अशरफियों की वहीं पड़ी रही और लालच ने तीनों की जान ले ली। बात समझ में आ गई? ये हमारी कहानी का हो गया इख्तिताम। अब दोबारा से पूरी एक कहानी मैं आपको तरतीब से सुनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक दफ़ा 3 दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। चलते चलते वो एक शहर के करीब पहुँचे। मुसलसल सफ़र करने की वजह से वो बहुत थक चुके थे, इसलिए एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। दरख्त के करीब इन्हें एक थैली पड़ी नज़र आई। इनमें से एक ने वो थैली फ़ौरन उठा ली। उन्होंने जब खोल कर देखा तो इनकी खुशी की इंतहा न रही क्योंकि वो थैली अशरफियों से भरी हुई थी। इसी असना में इन्हें भूख महसूस होने लगी। एक दोस्त खाना लेने चला गया। बाकी 2 दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने तीसरे दोस्त को जो खाना लेने गया है इसे कत्ल कर दें तो ये दौलत हम दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे। उधर तीसरा दोस्त जो खाना लेने गया था उसके जहन में आया कि मैं खाने के अंदर जहर मिला देता हूँ और जब मेरे दोस्त वो ये खाना खाएंगे तो वो मर जाएंगे, और इस तरह सोना तकसीम होने के बजाय पूरा का पूरा, यानी जो शर्फियों की थैली है पूरी की पूरी तकसीम होने के बजाय मेरी हो जाएगी। उसने इसी तरीके से किया और खाने के अंदर जहर मिला दिया और अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। वो जब खाना लेके दोस्तों के पास पहुंचा तो दोनों दोस्तों ने पहले से ही मंसूबा बनाया हुआ था और उन दोनों ने उसके ऊपर झपटा किया और उसको मार दिया। मारने के बाद उन्हें भूख महसूस हो रही थी। उन्होंने खाना उठाया और बैठ के खाना खाने लगी। जब खाना खा चुके तो चूँकि उसके अंदर जहर मौजूद था तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही वो दोनों भी मर गए, और इस तरह तीनों दोस्त मर गए और सोने की थैली जो अशरफियों से भरी हुई थी वो वहीं की वहीं पड़ी रह गई। इस तरह तीनों दोस्त लालच की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। हो गई क्लियर कहानी, यानी कहानी हमारी यूँ हो गई मुकम्मल, और नीचे आपके पास नतीजा पहले से मौजूद है, लालच बुरी बला है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको इस कहानी को समझाया है आपने इसी तरीके से इस कहानी को अपनी वर्कबुक के ऊपर लिखना है और इसके बाद इसको याद कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा वीडियो नंबर 22 के चौथे हिस्से में हम तख्लीकी कहानी नंबर 2 करेंगे। इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 113 खोलें। सबसे पहले आप ऊपर लिखें तारीख 17 अगस्त 2020 दिन पीर। नीचे बेटा आपके पास कहानी कौन सी है, इत्तफाक की बरकत।
बेटा कहानी का स्टार्ट भी आपको दिया हुआ है आप यहाँ पर, और कहानी का एंड भी आपके पास मौजूद है, और इसके बाद इमदादी नुकात भी आपके पास मौजूद हैं। स्टार्ट को लेते हुए आपने बीच का हिस्सा लिखना है और वहाँ तक लिखना है जहाँ तक आपका एंड हो रहा है, यानी आपके पास एंडिंग लाइन दी हुई है उनसे पहले पहले तक आपने इस कहानी को लिखना है, यानी बीच का हिस्सा आपने लिखना है। शुरू भी आपको दिया हुआ और एंड भी आपके पास मौजूद है। कहानी का स्टार्ट में आपको बता देती हूँ। समदू एक गरीब किसान था, इसके पास 2 बैल थे। समदू किसान है एक, उसका नाम है। इसके पास 2 बैल थे, इन्हीं को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते थक जाता तो बैलों को तान पर बांध कर लंबी तान कर सो जाता। न वक्त पर पानी पिलाता, न पेट भर कर खिलाता, गोया समदू को इनकी कोई परवाह न थी। समदू एक किसान है, ठीक है। वो उसके पास 2 बैल थे, वो इन्हीं बैलों से हर काम करता था। खेतों में हल भी इन्हीं से चलाता था, और फिर कुएं में अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो तब भी वो इन्हीं को जोड़ता था और कुएं से पानी निकालता था। और जब सारा दिन इनसे काम करवाता था और ख़ुद भी थक जाता था तो इन बैलों को बांध देता था और ख़ुद जाके सो जाता था। और इन बैलों को न वक्त पर पानी पिलाता था और ना ही वक्त पर इनको चारा डालता था, यानी समदू को इन बैलों की कोई भी परवाह ना थी। ये हमने इसका स्टार्ट ले लिया है। अब आगे आपके पास पेज दी हुई है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद आपके पास एंड भी मौजूद है आपकी किताब के ऊपर। कहानी का एंड दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं। अगले दिन आँख खुली तो बदन को झरझराते उठे, अपने सींगों की तारीफ़ की कि अल्लाह ने कैसा अच्छा हथियार दिया कि शेर को अपनी शेरी भूल गई। अगर हम में इत्तेफाक ना होता तो दोनों मिलकर मुकाबला ना करते तो शेर एक एक की बोटी तोड़कर खा जाता। यहाँ पर इन लाइंस में दोनों बैल बात कर रहे हैं, यानी अगले दिन, यानी रात को जब सो के उठे हैं और जब दूसरे दिन सुबह हुई है तो उठे और अपने बदन को झरझराते हुए, यानी ज़ोर से हिलाते हुए, और अपने सींगों की तारीफ़ की है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा अच्छा हथियार दिया है कि शेर आया और शेर अपनी शेरी भूल गया, यानी बहादुरी भूल गया। यानी क्या बात कर रहे हैं कि हम दोनों में अगर इत्तेफाक ना होता तो हम दोनों उसका मुकाबला ना करते और शेर हम दोनों को खा जाता। ये था इसका एंड, और नतीजा क्या है, इत्तेफाक में बरकत है। अब हमने इसका बीच का लिखना है। सबसे पहले आपके पास इमदादी नुकात का एक पैरा दिया हुआ है, पैरा नंबर 2। ये क्या है आपके पास, पहला नुक्ता है बैलों का समदू को छोड़ना और जंगल से रिश्ता जोड़ने का फैसला। नंबर 2, बैलों का दांतों से रस्से काटना। नंबर 3, बैलों का जंगल की आज़ाद फ़िज़ा में खुश होना। नंबर 4, बैलों का सेहतमंद हो जाना। नंबर 5, एक दिन शेर का आना। आपने इन 5 नुकात को तरतीब के साथ एक्सप्लेन करने, वजाहत करनी है, तो आपकी कहानी तरतीब के साथ चलती चलती मुकम्मल हो जाएगी। इसको कैसे आपने लिखना है, यानी कहानी का एंड हुआ था आपका कि समदू को परवाह न थी। अब आगे देखिए, एक रात बैलों ने सोचा, बैलों का समदू को छोड़ना और जंगल से रिश्ता जोड़ने का क्या होगा, कि एक रात बैलों ने सोचा कि यहाँ रहे तो सूख सूख कर मर जाएंगे, बेहतर है कि समदू को छोड़ें और जंगल से रिश्ता जोड़ें, यानी जंगल की तरफ चले जाएं। बैलों का दांतों से रस्सा काटा, चुनाचा उन्होंने दांतों से अपने रस्से को काटा और चुपचाप निकलकर जंगल की तरफ चले गए। नंबर 3 है बैलों का जंगल की आज़ाद फ़िज़ा में खुश होना। जंगल की आज़ाद फ़िज़ा और घास की जंगल पहुँचे तो जंगल की आज़ाद फ़िज़ा और घास की कसरत देखकर वो दोनों बैल खुश हो गए, खूब पेट भरकर खाया और पाँव फैलाकर सो गए। इसी तरह 2 महीने या कुछ अरसा, चाहे आप 1 महीना लिखें, 2 महीने लिखें या कुछ अरसा लिखें, गुजर गए और दोनों बैल अच्छे खासे सेहतमंद हो गए। इनके लिए हर दिन जो है वो नया और खुशी का होता था। फिर है नंबर 5, एक दिन शेर का आना। ठीक है, दोनों बैलों को काफ़ी
अरसा गुजर चुका था जंगल में रहते हुए, और इस दौरान वो काफ़ी रोज़ आज़ाद फ़िज़ा में रहते हुए वो पेट भर कर खाते थे, जिसकी वजह से वो मोटे हो गए थे। और एक दिन कहीं से शेर आ निकला। अब अगला पैरा देखें, पैराग्राफ नंबर 3। शेर का मोटे ताज़े बैलों को देखकर खुश होना, बैलों का शेर से भरपूर मुकाबला करना, शेर का बुरी तरह ज़ख्मी होना, बैलों का अल्लाह का शुक्र अदा करना, एक दरख्त के साए में लेट जाना। क्या है, कहाँ पे ख़त्म हुआ था कि एक दिन उस तरफ, किस तरफ, जहाँ पे बैल रहते थे उस तरफ शेर आ गया, और दोनों बैलों को देखकर वो जो अच्छे खासे सेहतमंद यानी मोटे ताज़े बैल थे उन्हें देखकर खुश हो गया, और कि जी ही जी में करने लगा कि मैं इनको अब खा जाऊंगा। बैल भी शेर को देखकर, शेर ने जब बैलों को देखा तो वो क्या है, दौड़ने लगा। बैलों ने भी शेर को देखा और अपने सींग लहराए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। ठीक है, शेर और बैलों की आपस में लड़ाई हुई। आखिर शेर का सारा जिस्म ज़ख्मी हो गया, क्योंकि दोनों बैलों ने मिलकर अपने सींगों के साथ शेर पर हमला किया था, और शेर के जिस्म से खून रसना शुरू हो गया था, और इसने मुकाबला छोड़ा और चुपचाप भाग गया। बैलों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें अल्लाह ताला ने ये सींग जैसे हथियार दिए हैं, जिससे हमने शेर जैसे जानवर को भगा दिया है। फिर इसके बाद वो थक चुके थे लड़ाई करके, उन्होंने घास पेट भर कर खाया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। ये हमारी कहानी हो गई मुकम्मल। एक दफ़ा फिर मैं आपको पूरी कहानी बता देती हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। स्टार्टिंग बताती हूँ, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये समदू एक गरीब किसान था। इसके पास सिर्फ 2 बैल थे। वो इन्हीं को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते थक जाता तो बैलों को तान पर बांध कर लंबी तान कर सो जाता। न वक्त पर पानी पिलाता, न पेट भर कर चारा देता। दोनों बैल दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, मगर समदू को कोई परवाह न थी। एक रात बैलों ने सोचा कि यहाँ अगर हम समदू के पास रहे तो भूखे प्यासे सूख सूख कर मर जाएंगे। बेहतर यही है कि हम समदू को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाएं और जंगल के साथ रिश्ता जोड़ लें। चुनाचा दोनों ने अपने दांतों से रस्से को काटा और चुपचाप जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में पहुँचे तो जंगल की आज़ाद फ़िज़ा और घास को देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने खूब पेट भरकर खाया और फिर पाँव फैलाकर सो गए। इसी तरह कुछ अर्सा गुजर गया है, 2 महीने गुजर गए या 2 हफ्ते गुजर गए, तो दोनों बैल रोज़ ताज़ा घास खा खा कर सेहतमंद हो चुके थे, और हर दिन वो उनके लिए खुशी का दिन होता था। एक दिन एक शेर उनकी तरफ आ निकला। उस शेर ने जब इन दोनों मोटे ताज़े बैलों को देखा तो खुश हो गया कि वो इनका शिकार करके इनको खा जाएगा। उधर बैलों ने जब शेर को देखा तो वो भी शेर से मुकाबले के लिए तैयार थे। शेर बैलों की तरफ आया और वो दौड़ा, और बैल भी पहले से ही शेर पर हमला करने के लिए तैयार थे। आखिर बैलों में और शेर में लड़ाई हुई। शेर और बैलों ने अपने सींगों के साथ शेर का मुकाबला किया, और दोनों बैलों ने मिलकर सींगों से शेर को शदीद ज़ख्मी कर दिया, और उसके सारे जिस्म से खून रसना शुरू हो गया, और उसने मुकाबला छोड़ा और वो जंगल की तरफ खिसक गया या भाग गया। बैलों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें सींग जैसे हथियार दिए, जिससे हमने शेर जैसे जानवर का मुकाबला किया। लड़ाई करने के बाद वो थक चुके थे, इसलिए उन्होंने पेट भरकर घास खाए और इसके बाद सो गए। ये हमारी होगी यहाँ तक कहानी ख़त्म। एंड क्या था आपके पास कि अगले दिन आँख खुली तो बदन को झरझराते हुए उठे, अपने सींगों की तारीफ़ की कि अल्लाह ने कैसे अच्छा तैयार दिया है कि शेर को अपनी शेरी ही भूल गई। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें क्या कहा उन्होंने, अगर हमें इत्तेफाक ना होता तो हम दोनों मिलकर मुकाबला न करते तो शेर हमारी एक एक बोटी करके तोड़कर खा जाता। और कहानी का नतीजा क्या है, इत्तेफाक में
बरकत है। ये हमारी तख्लीकी कहानी नंबर 2 भी मुकम्मल हुई। अब आपकी डायरी क्या है? डायरी है बेटा आपकी फ़िक्रात की इस्लाम प्लस तख्लीकी कहानी, लालच की सज़ा प्लस इत्तफ़ाक़ की बरकत को जिस तरह लेक्चर में समझाया गया है इसी तरह वर्कबुक पर करें। नीज़ फ़िक्रात की इस्लाह प्लस कहानियाँ, जिसका काम इसी को साझे, लालच की सज़ा, इत्तफ़ाक़ की बरकत को याद करें और तहरीरी मश्क रफ़ रजिस्टर पर करें। बात समझ में आ गई होगी कि आपने पहले हिस्से में फ़िक्रात की इस्लाह की थी, दूसरे हिस्से में आपने मॉडल की कहानी पढ़ी थी जिसका काम इसी को साझे, और इसके बाद 2 तख्लीकी कहानियाँ। यानी पहले आपने फ़िक्रात की इस्लाह फिर तख्लीकी कहानियाँ जो दोनों हैं आपकी, एक इत्तफ़ाक़ में बरकत है और दूसरी लालच की सज़ा है। इन तीनों चीज़ों को पहले आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर करना है और उसके बाद मॉडल की कहानी, ये दोनों कहानी और फ़िक्रात की इस्लाह चारों को याद करके इनकी तहरीरी मश्क रफ़ रजिस्टर पर करनी है। जी बेटा, अब आगे है आपके पास हलशुदा जायज़ा नंबर 6। यानी आपने पिछली वीडियो में आपके पास टेस्ट किया था जायज़ा नंबर 6, आपने यकीनन उसको ईमानदारी के साथ किया होगा। अब अगर आपने उसको कर लिया है तो अब आपके पास ये जायज़ा की मौजूद है। अब यहाँ से आप अपने उस टेस्ट को जो आपने किया हुआ है और इसको आपस में टैली करेंगे और अपने मार्क्स लगाएंगे, और जहाँ पे आपकी गलती होगी, जहाँ पे आपने मिस्टेक की है, उसको दोबारा याद करके उसकी दोबारा से रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ गई है? ओके बेटा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।